नमस्ते दोस्तों, कैसे हो। चलो मैं आज आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो शायद आपने अभी तक कभी सुनी नहीं होगी। आम तौर पे आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो। आप जो इनकम अर्न कर रहे हो वो इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाते हो, उसके ऊपर टैक्स पेड करते हो। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि जो इनकम आप नहीं कमा रहे हो उसके ऊपर भी आपको टैक्स भरना पड़ेगा, तो आपको अजीब फील होगा, होगा ना। क्योंकि जो इनकम आप कमा ही नहीं रहे हो, जो इनकम आपके बैंक अकाउंट में आ ही नहीं रहा है, उसके ऊपर आपको टैक्स कैसे भरना पड़ेगा। ये एक इलॉजिकल स्टेटमेंट है। लेकिन मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहिए। आपको इस वीडियो के एंड में पता चलेगा कि ये एक फैक्ट है। आई एम नितेश मुकादम, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। आपको इस वीडियो में एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि ऐसे बहुत सारे इनकम कैटेगरीज है जिसमें आप कुछ कमा रहे हो या नहीं भी कमा रहे हो, वो कैटेगरी में आपको कुछ ना कुछ इनकम डिक्लेयर करके उसके ऊपर इनकम टैक्स चुकाना पड़ेगा। हाँ जी, तो चलो देखते हैं वन बाय वन। इनकम टैक्स में एक सेक्शन है, वो सेक्शन है 23 ब्रैकेट में 1 ब्रैकेट में कैपिटल ए। इसमें बताया गया है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज है तो उसमें से एक प्रॉपर्टी आप खुद रहते होंगे और उस प्रॉपर्टी को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी की प्रॉपर्टीज है वो आपने रेंट पे दी होगी या फिर वेकेंट होगी, उससे इनकम टैक्स को कोई मतलब नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये बोलता है कि एक प्रॉपर्टी छोड़ के जो बाकी के सब प्रॉपर्टीज है वो सब प्रॉपर्टीज के ऊपर आपको जो वहां का फेयर मार्केट रेंट चल रहा है वो रेंट आपका इनकम तय होगा और उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। मतलब मान लीजिए आपके 3 प्रॉपर्टीज है। एक प्रॉपर्टी तो आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो गई, आप खुद उसमें रहते होंगे। जो बचे हुए 2 प्रॉपर्टी है उसमें से एक प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दिया है, एक प्रॉपर्टी वेकेंट है। एक जो प्रॉपर्टी रेंट पे दिया है वो रेंट आपको आता होगा बैंक अकाउंट में, उसके ऊपर आप इनकम टैक्स भरते होंगे। दूसरा जो प्रॉपर्टी जो वेकेंट है उसमें से कुछ भी रेंट नहीं मिल रहा है आपको, वो आपका इनकम है ही नहीं। फिर भी गवर्नमेंट ये बोलती है इस सेक्शन की तहत कि आपको उसके ऊपर जो वहां का मार्केट रेट चल रहा है रेंट का, उस हिसाब से रेंटल दिखा के कैलकुलेशन करके आपको उसके ऊपर इनकम टैक्स भरना है ना। अजीब बात। चलो दूसरा कैटेगरी देखते हैं। दूसरा एक सेक्शन है, उसमें सेक्शन 2 ब्रैकेट में 22 ब्रैकेट में स्मॉल ई। ये सेक्शन कहता है कि अगर आप कौन से भी कंपनी में डायरेक्टर है और वो कंपनी में आपका स्टेक इंटरेस्ट या शेयर होल्डिंग 10% से ज्यादा है और उस कंपनी ने आपको कुछ लोन्स एंड एडवांसेस दे रखे हैं, तो वो लोन्स एंड एडवांसेस आपका डीम्ड डिविडेंड कैटेगरी में इनकम अज्यूम करेंगे। लोन्स एंड एडवांसेस आपने जो ले रखे हैं वो आम तौर पे इनकम होता नहीं है क्योंकि वो वापस देने होते हैं। लेकिन ये सेक्शन में बोला गया है कि अगर आप 10% से ज्यादा किसी भी कंपनी में स्टेक होल्डिंग, शेयर होल्डिंग या इंटरेस्टेड है और वो कंपनी आपको कुछ लोन्स और एडवांसेस दे रखी है, तो वो लोन्स एंड एडवांसेस
आपका इनकम होगा अंडर कैटेगरी डीम डिविडेंड और उसके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तीसरी कैटेगरी है, अगर आप बिल्डर्स और डेवलपर्स है तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपका जो अनसोल्ड इन्वेंटरी है, आपका प्रोजेक्ट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया, उसके अगले साल के एंड तक आपको वो अनसोल्ड इन्वेंटरी जो है वो बेचना है। अगर आपने नहीं बेची या बेची नहीं गई प्रॉपर्टी तो उसके बाद आपको वो प्रॉपर्टी के ऊपर डीम रेंटल के अंडर इनकम डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी वेकेंट है फिर भी आपको रेंटल फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द रेंट के हिसाब से डिक्लेयर करके उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। और एक कैटेगरी आती है, वो सेक्शन है इनकम टैक्स का 50C। आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो बेच रहे हो और वो बेचते वक्त आपका जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है प्रॉपर्टी का, जो सेल कंसिडरेशन है प्रॉपर्टी का, वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी से कम है, तो आपको जो आपके हाथ पे टैक्सेबिलिटी है ट्रांजैक्शन की, वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन के हिसाब से ही होगी। मतलब आपने एक हाथ प्रॉपर्टी बेची, उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन 1.5 CR का है और आपका एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू है 1 CR का, तो आपको आपके हाथ में सेल कंसिडरेशन 1.5 CR का ही दिखाना है, भले ही आपको वो ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट पैसे या जो अमाउंट या जो सेल कंसिडरेशन है वो 1 CR मिला हो। मतलब ऊपर का जो 50 लाख रुपीस है वो आपका डीम्ड इनकम हो गया, जो आपको असल में मिल नहीं रहा है लेकिन आप उसके ऊपर टैक्स भर रहे हो। ऐसा ही और एक सेक्शन है इनकम टैक्स में 56(2)(x, उसमें ऐसे बताया गया है कि आप अगर कौन सी भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हो और उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन से कम ट्रांजैक्शन वैल्यू है, तो जो डिफरेंस रहता है उस डिफरेंस के ऊपर आपको इनकम टैक्स भरना है। मतलब जो मैंने अभी एग्जांपल लिया, आपका प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन वैल्यू आप जो खरीद रहे हो उसका 1 CR है, उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन 1.5 CR का है, तो जो 50 लाख का डिफरेंस है, जो अंडर वैल्यूएशन आपने दिखाया ट्रांजैक्शन वैल्यू में, वो 50 लाख रुपीस आपका अदर सोर्स में इनकम होगा और उसके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। पता है मुझे वो आपका एक्चुअल इनकम नहीं है, फिर भी गवर्नमेंट बोलती है को वो डीम इनकम होगा और उसके ऊपर आपको गवर्नमेंट को टैक्स भरना है। तो ऐसे बहुत सारे कैटेगरीज है जिसमें गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि आपका वो रियल इनकम नहीं भी होगा या होगा, हमें पता नहीं, आपको जो फॉर्मूलेस दिए हैं उसके हिसाब से आपको वो ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स भरना है। तो क्या लगता है आपको, ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट नहीं है? तो इसका रियल आंसर ये है कि ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट नहीं है। इसका गवर्नमेंट का इंटेंशन ये है ये प्रोविजंस लाने का कि इसमें जो कुछ कैश ट्रांजैक्शन होते हैं या जो इसमें टैक्स प्लानिंग या टैक्स अवॉइड करने के लिए जो रास्ते निकाले जाते हैं उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन लाए हैं। इसमें ये बहुत सारे ट्रांजैक्शन है, इसमें जेन्युइन ट्रांजैक्शन भी कुछ हो सकते हैं, जिसमें अगर आपको सच में आपकी प्रॉपर्टी वेकेंट है, आपको रेंट नहीं मिल रहा होगा, सच में आपका प्रॉपर्टी का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन ज्यादा है लेकिन आपको मार्केट में कस्टमर नहीं होगा और आपने अंडर वैल्यू करके वो प्रॉपर्टी बेचोगे, ऐसे कुछ जेन्युइन ट्रांजैक्शन भी हो सकते हैं। लेकिन 1-2 जेन्युइन ट्रांजैक्शन के लिए 100 लोग जो उसका गलत फायदा उठा रहे हैं उनको तो गवर्नमेंट छोड़ नहीं सकती। तो गवर्नमेंट का इसके पीछे इंटेंशन ये है कि जो कैश ट्रांजैक्शन होते हैं और जो टैक्स अवॉइड करते हैं, ये सब ट्रांजैक्शन में कैश ट्रांजैक्शन करके उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये प्रोविजंस लाया है। तो आम तौर पे आपको जो कुछ पता है
फाइनेंशियल टैक्स और इन्वेस्टमेंट के बारे में उससे अलग कुछ चीजें होती है, जैसे कि अभी मैंने ये सब बताया, तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। इसके अपडेट के लिए, इसके नॉलेज के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मैंने जो इस वीडियो में सेक्शन 50C और 56(2)(x ये जो 2 सेक्शन बताए, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन और डिटेल कैलकुलेशन कैसे होता है और आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए प्रॉपर्टी बेचते वक्त, प्रॉपर्टी खरीदते वक्त, इसका मेरा एक डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे है। मैं उसका लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप देख लेना।